नमस्ते। जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास की हर चीज, सोना, हवा, पानी, सब कुछ बस बिखरा पड़ा होता, कोई पैटर्न नहीं, कोई लॉजिक नहीं। तो आज हम उसी सफर पर निकलने वाले हैं, ये जानने के लिए कि कैसे इस पूरी केमिकल दुनिया की उथल-पुथल को एक खूबसूरत, व्यवस्थित शक्ल दी गई। तो हमारा ये सफर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि तत्वों की ये दुनिया कितनी बड़ी और बिखरी हुई थी। फिर हम देखेंगे कि पैटर्न खोजने की पहली कोशिशें कैसी रहीं। इसके बाद हम मेंडलीव के उस शानदार आइडिया पर बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर हम उस आखिरी कोड को क्रैक करेंगे जिसने टेबल को परफेक्ट बनाया और आज की मॉडर्न टेबल को समझेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सारी मेहनत, ये पूरी व्यवस्था इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस जमाने के वैज्ञानिकों के सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। मतलब वो किस चीज से जूझ रहे थे। देखिए, 118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे और हर एक की अपनी अलग कहानी, अपना अलग रंग रूप, अपना वजन और अपना बर्ताव। सोचिए, ये एक ऐसी लाइब्रेरी जैसा था जहां हजारों किताबें थीं, लेकिन सब जमीन पर बिखरी हुई थीं। कोई सिस्टम नहीं, कोई कैटलॉग नहीं, बस चीजों का एक ढेर। तो जाहिर है, वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या इस पूरे बिखरे हुए खजाने में कोई छिपा हुआ नक्शा था, कोई सीक्रेट कोड, कोई ऐसा जादुई नियम जो इस कॉस्मिक पजल के सारे टुकड़ों को अपनी अपनी सही जगह पर फिट कर दे? मतलब एक सिस्टम की जरूरत तो साफ साफ दिख रही थी, और ये जरूरत सिर्फ चीजों को तरतीब से रखने के लिए नहीं थी। असल मकसद था केमिस्ट्री को एक ऐसा विज्ञान बनाना जो सिर्फ चीजों को देखे नहीं, बल्कि आने वाले कल की भविष्यवाणी भी कर सके कि अगर कोई नया एलिमेंट मिला तो उसके गुण कैसे होंगे, ये पहले से ही बताया जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि उस छिपे हुए पैटर्न को खोजने की शुरुआती कोशिशें कैसी थीं। कौन थे वो लोग जिन्होंने सबसे पहले इस पहेली को सुलझाने की हिम्मत की? बात है 1829 की। योहान डोबेरेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप में बड़े अच्छे से फिट हो रहे थे। उन्होंने इन ग्रुप्स को नाम दिया ट्रायड्स या त्रिक। और कमाल की बात ये थी कि इन तीनों के बीच एक मैथमेटिकल कनेक्शन था। यहाँ देखिए, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर हम लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें तो जवाब आता है 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। एकदम परफेक्ट। ये वाकई एक बहुत ही सुंदर और सटीक पैटर्न था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ये जो खूबसूरत पैटर्न था ना, ये पूरी पहेली का बस एक छोटा सा कोना था। ये सिस्टम बस गिने चुने एलिमेंट्स पर ही काम कर रहा था। ज्यादातर एलिमेंट्स इस रूल को मान ही नहीं रहे थे। मतलब खोज अभी भी अधूरी थी। फिर कई दशकों बाद जॉन न्यूलिन्स नाम के एक और वैज्ञानिक आए, और उनकी प्रेरणा का सोर्स बहुत ही अलग था, म्यूजिक। उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या अष्टक का नियम दिया। उनका कहना था कि जैसे म्यूजिक में सा के बाद 8वां सुर फिर से सा आता है, ठीक वैसे ही एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास के हिसाब से रखें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले जैसी होती। आइडिया तो वाकई बहुत क्रिएटिव था, है ना? लेकिन ये संगीत ज्यादा लंबा टिक नहीं पाया। जैसे ही भारी एलिमेंट्स की एंट्री हुई, ये पूरा पैटर्न, ये पूरा सुरताल ही बिगड़ गया। जैसे कोई गाना बीच में ही बेसुरा हो जाए। तो ये जो शुरुआती कोशिशें थीं, ट्रायड्स और ऑक्टेव्स, भले ही ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, लेकिन इन्होंने एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए रास्ता तैयार कर दिया था। इन्होंने उस जीनियस के आने की ज़मीन तैयार कर दी जिसे हम आज आर्किटेक्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और फिर साल आया 1869। एक रशियन केमिस्ट दमित्री मेंडलीव सामने आए और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दुनिया के सामने रखा जिसने केमिस्ट्री की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। उनका लॉ बड़ा सीधा सा था। उन्होंने कहा, अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। इसी को कहते हैं पीरियोडिक होना या आवर्ती होना। लेकिन सुनिए, मेंडलीव का असली जीनियस सिर्फ जाने पहचाने एलिमेंट्स को अरेंज करने में नहीं था। अरे नहीं, उनकी सबसे बड़ी और कमाल की बात ये थी कि उन्होंने अपनी टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए भी खाली जगह छोड़ दी जो उस वक्त तक खोजे भी नहीं गए थे। सोचिए जरा, मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट या टेबल नहीं थी, ये तो भविष्य का एक नक्शा था। उन्होंने न सिर्फ खाली जगह छोड़ी, बल्कि ये भी बता दिया कि इन जगहों पर जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे गैलियम और जर्मेनियम।
और जब सालों बाद ये एलिमेंट्स सच में खोजे गए तो उनकी प्रॉपर्टीज ठीक वैसी ही निकली जैसी मेंडलीव ने बताई थीं। ये उनकी थ्योरी की एक जबरदस्त जीत थी। तो मेंडलीव का ब्लूप्रिंट शानदार था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भी 100% परफेक्ट नहीं था। उसमें भी कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां थीं। कोड को पूरी तरह से क्रैक करने के लिए अभी एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सुधार की ज़रूरत थी। और वो आखिरी सुधार आया 1913 में, हेनरी मोज़ले की वजह से। उन्होंने असली चाबी खोज निकाली। मोज़ले ने बताया कि किसी एलिमेंट की असली पहचान उसका वजन यानी एटॉमिक मास नहीं है। उसकी असली पहचान है उसका एटॉमिक नंबर, यानी उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। बस यही था वो सीक्रेट कोड। अब ये बदलाव सुनने में शायद छोटा लगे, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। जैसे ही एटॉमिक नंबर को बेस बनाया गया, मेंडलीव के टेबल की जो भी छोटी मोटी परेशानियां थीं वो सब अपने आप सुलझ गई। हर एलिमेंट को उसकी बिल्कुल सही जगह मिल गई। और बस इसी आखिरी सुधार के साथ हमें मिली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो नक्शा जो आज हर केमिस्ट्री लैब की दीवार पर टंगा होता है और जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो आज की ये टेबल कैसी दिखती है? इसमें 7 हॉरिजॉन्टल पंक्तियां हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। और हर ग्रुप आप कह सकते हैं एक परिवार की तरह है। उस परिवार के सारे मेंबर्स का केमिकल बिहेवियर यानी उनका बर्ताव एक जैसा होता है। बल्कि कुछ ग्रुप्स तो इतने खास हैं कि उनके अपने खास नाम भी हैं। जैसे ग्रुप 17 के बेहद रिएक्टिव एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं, और ग्रुप 18 के बहुत ही शांत और स्टेबल एलिमेंट्स को नोबल गैस कहा जाता है। अच्छा, तो हमने ये पूरा सफ़र देखा, डॉबेरेनर से लेकर मोज़ले तक। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब क्यों? इस एक टेबल का, इस एक व्यवस्थित नक्शे का होना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये तो मॉडर्न केमिस्ट्री की बुनियाद है। इसकी वजह से एलिमेंट्स की पढ़ाई करना सिस्टमैटिक और आसान हो जाता है। ये हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, और तो और नए एलिमेंट्स को खोजने में भी हमारी मदद करता है। ये वाकई में साइंस का एक फंडामेंटल टूल है। तो व्यवस्था की इस खोज ने हमें एक जबरदस्त टूल तो दे दिया, लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाता है। आज ये टेबल एलिमेंट 118 तक भरी हुई है, पर क्या ये कहानी का अंत है? क्या भविष्य में कोई ऐसी नई खोज होगी जो हमें हमारे यूनिवर्स के इस सबसे बुनियादी नक्शे को ही फिर से बनाने पर मजबूर कर देगी?